सो दिस इज मी नीलोफर करीम राइट। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक के इस चैनल पर, जहां आज मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ अब तक की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के साथ, जो कि आई है वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती से। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नई भर्ती निकली है टीचर्स के लिए, असिस्टेंट टीचर्स के लिए, उसी से रिलेटेड में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, राइट। अगर आप लोगों को पता होगा, अभी हाल ही में मई आखिर के अंत में, राइट, मई एंड के टाइम पर हमारी ये वैकेंसी आउट हुई है। और इससे रिलेटेड हर बात, क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट कितनी है, ये और बहुत सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने की प्रणाली कैसी रहेगी। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं ये सेशन यहाँ पर स्टार्ट करूंगी, राइट। और जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, राइट, अपना फ्यूचर बनाने के लिए उन 324 सीटों पे जिसके लिए वैकेंसी निकली है, राइट, हिंदी मीडियम के लिए लाइफ साइंसेस में, वो सभी इस सेशन को बहुत जल्दी से लाइक करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ एक एक डिटेल, कैसे कहाँ क्या होने वाला है। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, राइट स्टूडेंट्स। पर उससे पहले मैं बता दूं, मेरी डेली ही जल्दी आपके साथ क्लासेस होने वाली हैं, मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर। तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, राइट एवरीवन। और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, दैट इज टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। क्यूआर कोड भी मैंने शेयर कर दिया है और लिंक भी दे दिया है। ये क्यों किया? ताकि आपकी कोई भी क्लास, आपका कोई भी टॉपिक, आपकी कोई भी क्वेरी जो है वो अनअटेंडेड ना जाए, उसका समाधान जरूर होना चाहिए और समय पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हमारी अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे करंट, सबसे बेहतरीन नोटिफिकेशन का, जो आउट हुआ है बाय वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, राइट, डब्ल्यूबीएसएससी की तरफ से, जहां पर बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दो स्लॉट में निकाली गई हैं उन टीचर्स के लिए जो 9 to 10 पढ़ाएंगे, और उन टीचर्स के लिए जो 11th और 12th पढ़ाने वाले हैं, राइट। सो क्या नोटिफिकेशन निकला है, क्या प्रणाली रहेगी, कैसा क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, उसको एक बार यहाँ पर समझते हैं। अगर आप देखेंगे, ये आपका सेकंड स्टेट लेवल सिलेक्शन एग्जाम है। तो इसी एग्जाम को बहुत सारी जगह पर SLST के नाम से भी बोला जा रहा होगा, दैट इज स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अगर पूरी बात समझी जाए, तो इस पूरी वैकेंसी में किस किस के लिए भर्ती हो रही है? उन टीचर्स के लिए भर्ती हो रही है जो 9th और 10th पढ़ाएंगे, और उन टीचर्स के लिए भर्ती हो रही है जो 11th और 12th भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए, वो ये दिए हैं कि अगर अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो इसी सिलेक्शन से, इसी पैनल से लोग वहां पर भी रिक्रूट किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर सिंपल सी बात करूं, तो बोला गया है अपर, राइट, प्राइमरी लेवल। ये जो अपर प्राइमरी लेवल है, इसका मतलब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स? अपर प्राइमरी लेवल का मतलब हो गया, मैं क्लास 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है। लोअर प्राइमरी होता है 1 to 5th होता है हमारा, और अपर प्राइमरी में क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। तो इसके लिए भी भर्ती यहीं से की जाएगी। और मेन जो आपका रिक्रूटमेंट रहेगा, वो क्लास 9 से क्लास 10th के लिए, ठीक है। और दूसरा रहेगा क्लास 11 से क्लास 12th तक के लिए। ये तीनों स्लॉट यहाँ इसी से भरे जाएंगे। अब आगे समझते हैं कि हमारा पूरा प्रोसीजर रहने कैसे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, कैसा एग्जाम है स्टूडेंट्स? अगर आप देखोगे, स्टेट लेवल एग्जाम है। किस पद के लिए निकाला गया है? तो असिस्टेंट टीचर्स के लिए निकाला गया है। अगर मैं सब्जेक्ट का बैरियर हटा दूं, मतलब कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात ना करूं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात ना करूं, तो यहां पर आप देखोगे 35,726 वैकेंसीज निकली है। यानी हर सब्जेक्ट में भी अलग अलग लैंग्वेज में निकली है। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में बंगाली पढ़ाने वालों के लिए उसी बायोलॉजी को जो बंगाली में पढ़ाएंगे, उसी बायोलॉजी को जो हिंदी में पढ़ाएंगे, उसी बायोलॉजी को जो नेपाली में पढ़ाएंगे,
उसी बायोलॉजी को जो उड़िया में पढ़ाएंगे, राइट? इस तरीके से वैकेंसीज निकली हैं। सो आई होप आप पैटर्न समझ गए होंगे। तो ओवरऑल हर सब्जेक्ट की हर लैंग्वेज में कितनी है? 37,726 है, ठीक है। ये पूरा एप्लीकेशन आप कैसे भरने वाले हो स्टूडेंट्स? ये सारा आप ऑनलाइन भरने वाले हो। कब से शुरू हो जाएगी ये प्रतिक्रिया एप्लीकेशन फॉर्म भरने की? तो अगर आप देखोगे 16 जून 2025 से ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और एप्लीकेशन आज लेना कब बंद कर देगा सिस्टम? आपका 14 जुलाई 2025 में ये लेना बंद कर देगा। ऑफिशियली अगर आप इस नोटिस को देखना चाहें, कंफर्म करना चाहें, तो www.westbengalssc.com पर जाकर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट वो इतना सारा है कि शायद बच्चों को अभी कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या बात बोली गई है। क्योंकि अगर आप अभी जैसे मैं बताऊंगी, बहुत छोटी-छोटी और बारीक बातें भी इसमें बताई गई हैं, ठीक है? पहले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ कैसा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लास 9 से लेके क्लास 10th के लिए, तो कुछ 16 सब्जेक्ट्स के लिए निकाली गई है। कौन कौन से 16 सब्जेक्ट्स? बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संथाली, नेपाली, ओरिया, तेलुगु, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंसेस, ये आपका और मेरा सब्जेक्ट, राइट? और उसके बाद है आपका फिजिकल साइंस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ये निकली है कुछ हमारे 13 सब्जेक्ट्स के लिए, किस में? क्लास 9th और 10th में, ठीक। अगर सिर्फ लाइफ साइंसेस में मैं देखूं, वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए जिन टीचर्स को रखा जाएगा जो हिंदी में पढ़ाएंगे, वो आपकी संख्या लगभग अगर आप देखोगे तो इतनी है। इसका मतलब है चाहे मेल चाहे फीमेल, और ये वाली आपकी सारी फीमेल ही उनको चाहिए, ठीक है। तो इस केस में पूरा नंबर हो जाता है 324 वैकेंसी स्टूडेंट्स उन टीचर्स की चाहिए जो हिंदी में बायोलॉजी पढ़ाएंगे कक्षा 9th को और 10th को, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई टारगेट कर रहा है यहाँ पर क्लास 11th से लेके 12th तक, तो सब्जेक्ट्स यहाँ थोड़े ज्यादा हैं अगर आप देखोगे। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, यहाँ पर भी हमारा बायोलॉजिकल साइंस है। देन केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडीज, ज्योग्राफी, फिर हिंदी, हिस्ट्री, होम मैनेजमेंट एंड होम नर्सिंग, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, नेपाली, न्यूट्रिशन, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, संस्कृति, सोशियोलॉजी, राइट? तो अगर आप देखेंगे तीन और हैं यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और विजुअल आर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्लास 11 टू 12 को पढ़ाने के लिए कुछ 36 सब्जेक्ट्स में निकली है, और 9 टू 10 को पढ़ाने के लिए कुछ 13 सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कितने बंदे चाहिए इन लोगों को? अगर आप देखेंगे, बंगाली में पढ़ाने के लिए मेल प्लस फीमेल 793 और 87 चाहिए, और हिंदी में पढ़ाने के लिए कुछ 28 भी हमें यहाँ पर चाहिए, राइट? सो ये टोटल नंबर रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि वैकेंसी किस लिए निकली है, तो पता चल गया अपर प्राइमरी के लिए निकली है, 9th और 12th को पढ़ाने के लिए निकली है, 9th और 10th एंड 11th और 12th इनको पढ़ाने के लिए हमें शिक्षकों की भर्ती चाहिए, ठीक है। क्या क्या नियम है, रूल्स क्या क्या हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी ये सारी चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप ये इसमें अपीयर होने के लिए योग्य माने जाएंगे, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको इंडियन का ही सिटीजन होना चाहिए। अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो ही आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरा दूसरा रूल दिया है उन्होंने कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आप वेस्ट बंगाल एसएससी के होम पेज पर जाएंगे तो उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं 9th और 10th के सिलेक्शन के टीचर्स के लिए, 11th और 12th के टीचर्स के सिलेक्शन के लिए। तो उन रूल्स के हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, राइट, उसी के हिसाब से यहाँ पर बोला गया है कि सिलेक्शन होगा। आप किसी और मोड से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही ये पूरा एप्लीकेशन प्रतिक्रिया जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी बच्चों।
ठीक है। थोड़ा-सा और आगे चलते हैं कि स्पेसिफिकली माँग क्या रहा है। अगर आप 9th और 10th को पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल डिग्री क्या-क्या है। या तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर उसके बराबर की बैचलर्स डिग्री बीएड जो है, जो एनसीटीई से आपको मिली हुई हो। पहला ऑप्शन ये है। या दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास 4 साल की बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, एनसीटीए से रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है? तो ये हमारे 2 ऑप्शंस हो गए उनके लिए जो 9th और 10th को पढ़ाने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स आपके, या ग्रेजुएशन और उसके बराबर का जो आपने बीएड करा हुआ होगा एनसीटीई से सर्टिफिकेट, या फिर 4 साल का कोर्स बीए, बीएड, राइट, आपका, या बीएससी, बीएड होना चाहिए जो कि आपको एनसीटी से सर्टिफिकेशन मिला हुआ हो। ठीक है। अब एज लिमिट कितनी है, कितनी एज के लोग इसको भर सकते हैं? तो देखिए, मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 इयर्स है, और मैक्सिमम जो है बच्चों वो आपकी 40 इयर्स है। ठीक है। हालांकि अपर एज लिमिट में उन्होंने बोला है कि 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से यहाँ पर हैं, ठीक है। और 3 साल का मिलेगा अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं, 8 साल का मिलेगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पर हैं। मैंने बिल्कुल मार्क कर दिया है। तो 5 साल, 3 साल और 8 साल, हमें 3 कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप जर्नल से ना होकर शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, या फिजिकली आप हैंडीकैप है, ठीक है, तो उस केसेस में आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। कैसे पॉइंट्स? कुछ रिलैक्सेशन और भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है, विल बी अलाउड इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट्स में आते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, तो फिर वो कितना हो जाएगा? 45% मार्क्स हो जाएगा। 5 मार्क्स का, 5% का मैंने आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया, अगर आप एक रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि मान लीजिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो आपने हासिल की है, ठीक है, अगर आप नॉन रिजर्व्ड कैंडिडेट हो तो 50% से, और अगर रिजर्व कैंडिडेट हो तो 45% से। पर ये डिग्री उसने बोला सीधा सीधा आपको मिल जानी चाहिए उस समय पे जब आपने ये फॉर्म भरा होगा, या उससे पहले भी मिल चुकी होगी जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे। बाद का कोई सीन नहीं है बच्चों। अगर कोई फॉर्म भरते समय ये बोलेगा कि मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने ही वाली है, नहीं माना जाएगा। मुझे 2 हफ्ते बाद मिलेगी, नहीं माना जाएगा। जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे, उससे पहले वो डिग्री आपको मिली हुई होगी, तो ही वो माननीय मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी, वरना वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, एज कैसे लिखी जाएगी? जो हमने बोला है कि अपर एज लिमिट 21 है, फिर आपका लोअर जो है वो 40 है, राइट? और फिर कितने साल का रिलैक्सेशन जो बोला गया है, तो उन्होंने बोला 1 जनवरी 2025 को आपकी जितनी एज है, हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन रखेंगे कि आप 21 साल के हो, 21 साल 6 महीने के हो, 20 साल 6 महीने के हो, क्या आपका सीन यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है? तो वो उस हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि एज रिलैक्सेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जहां पर अगर आप देखेंगे, जहां आपका ये जो कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला था आपका, अगर आप देखेंगे, राइट, यहाँ पर दिया हुआ है 3 मार्च कुछ का, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी 3 अप्रैल का यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके अंडर जो आपका नोटिस निकला था, उसी के हिसाब से उन्हीं कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अच्छा, लास्ट की लाइन अगर आप देखोगे, एक चीज और लिखी गई है, further provided that a person who comes under more than one category shall be eligible only for one benefit। मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई 5% तो आपको इसलिए मिल गया क्योंकि आप रिजर्व्ड हो, ठीक है, और दूसरा मैंने बोल दिया कि भाई आप क्योंकि एससी एसटी से हो, तो उसके ऊपर भी मैंने कोई आपको रिलैक्सेशन दे दिया, या कोर्ट से कोई पुराना ऑर्डर निकला था, उस पे भी एक रिलैक्सेशन है।
तो ऐसा नहीं होगा। आप कोई एक ही बेनिफिट, कोई एक ही स्कीम उस टाइम अपने सिलेक्शन पे लागू कर पाओगे। अगर रिजर्व कैंडिडेट वाला बेनिफिट है तो वही लगा पाओगे, या कोई और बेनिफिट है आपका जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो आप उसी को लगा पाओगे। पर एक समय पे एक ही बेनिफिट सिलेक्शन के टाइम पर आप यूज कर पाओगे। ठीक है। फिर बात करते हैं उनके लिए जो 11th और 12th के सिलेक्शन के लिए जाने वाले हैं टीचर्स। ठीक है, उनमें क्या क्या चाहिए? तो भाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है। 9th और 10th को पढ़ाने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी जा सकते हैं। यानी बीएससी वाले तो चाहिए ही चाहिए, एमएससी वाले भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एमएससी ही चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं चलेगा। एमएससी चाहिए कैसा? 50% मार्क्स से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा क्या चाहिए होगा? बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एनसीटीई की तरफ से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास बीए, बीएड या बीएससी बीएड की डिग्री भी होगी, तो वो भी आपकी चल जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट क्या है? एज लिमिट सेम वही फॉर्मेट रखा गया है। आपकी जो अपर एज लिमिट है यहाँ पर, राइट, मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 है। अगेन, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, राइट। और फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर हो गया, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है बच्चों, तो 8 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5 साल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, 3 साल बैकवर्ड क्लास के लिए, और 8 साल फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन में आपको यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगेन सेम वही बात बोली गई है कि एक टाइम पे कोई भी कैंडिडेट एक ही बेनिफिट ले सकता है, पहली बात। दूसरा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम तक आपको वो डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे बीएससी बीएड है, चाहे बीए बीएड है। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 हफ्ते बाद मुझे डिग्री मिलने वाली है, क्या वो माना नहीं जाएगा। उस टाइम पर अगर आप देखेंगे, वो डिग्री आपके पास टेन ऑन और बिफोर, राइट, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब, या उससे पहले वो डिग्री आपको मिल चुकी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। ठीक है। चलिए जी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, अच्छा, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे बोला गया है? यहाँ बोला गया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, कि भाई आप रिजर्व्ड कैटेगरी से है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे तय किया जाएगा? तो जो सर्टिफिकेट्स इशू होंगे बाय द कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट, वो ही वैलिड माना जाएगा। आप रिजर्व्ड, मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से नहीं है, आप कहीं और से हैं, राइट, और आप ये फॉर्म भर रहे हैं भर्ती का, तो वहां पर जब तक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आपको रिजर्व कैंडिडेट होने का सर्टिफिकेट नहीं देगी, आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। इस लाइन का मतलब ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप डेफिनेटली वहां की गवर्नमेंट से अपना रिजर्व कैंडिडेट होने का सर्टिफिकेट ले सकते हो। पर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप कहीं और से हैं, मेघालय से हैं, आप वहां से नहीं हैं, और आप इसके लिए बैठ रहे हो, तो आप तभी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर गिने जाओगे अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट आपको वो सर्टिफिकेट इशू करती है। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट से अपीयर हो रहे हैं, राइट, पर मान लीजिए कि वो तो रिजर्व में है पर अलग से हैं, तो उनको उन्होंने बोला जर्नल कैंडिडेट की फॉर्म में ही लिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हैं और फिर भी आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए, तो जब आप वेस्ट बंगाल वाले एग्जाम में बैठेंगे, आपको जर्नल कैंडिडेट ही माना जाएगा, रिजर्व नहीं माना जाएगा। तो आपका कट ऑफ, आपके मार्क्स, आपकी फीस, आप जर्नल कैंडिडेट के हिसाब से ही बच्चों भरोगे, आप रिजर्व कैंडिडेट के हिसाब से नहीं भरोगे। ये बात याद रखिएगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है जो फॉर्म फिल करते समय आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कोई और नियम बताए गए हैं। बिल्कुल बताए गए हैं। जैसा पहला नियम है कि मेल कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट गर्ल्स स्कूल में बिल्कुल भी नहीं होगा।
जो आपका स्केल ऑफ पे है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही रखा जाएगा। एप्लीकेशन भरते समय कोई भी अगर गलती हुई तो सुधारने की विंडो नहीं खोली जाएगी, करेक्शन विंडो नहीं खोली जाएगी और फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अपना नाम, अपने फादर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार बहुत ध्यान से सही सही भरेंगे। करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बोला गया है कि अगर कोई इनकम्प्लीट फॉर्म है, गलत एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसे रिजेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार यहाँ पर इस एसोसिएशन को रहेगा। आपकी भर्ती आपके रिटन एग्जाम में आपको ना अलाउ करने का पूरा पूरा अधिकार रहेगा, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि एग्जाम क्या है, ये पता चल गया कि कौन कौन से लोग जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल स्पेसिफिक अगर जर्नल में है तो क्या ध्यान रखना है और अगर रिजर्व में है तो किस बात का ध्यान रखना है। ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, शाम 5 बजे से 16 जून 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल जाएगा। 14 जुलाई शाम 5 बजे ही बंद हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिएगा, जब भी ओपन होता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे पहले ही भर लीजिए और भरने से पहले एक एक चीज रेक्टिफाई करके सही से समझ के मैच करके तब ही भरिएगा, ठीक है। लास्ट डेट एप्लीकेशन को लेने की 14 जुलाई 11:59 पीएम है। उसके बाद पोर्टल एक भी एप्लीकेशन नहीं लेगा। हालांकि वो 5 बजे बंद हो जाएगा। तो 5 बजे तक जितनी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई होंगी वो सारी इतने तक एक्सेप्ट हो जाएंगी। उसके बाद तो अगर आप देखो 5 बजे ही पोर्टल बंद हो चुका होगा, उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, ठीक है। फीस आपको कैसे देनी है? इंफॉर्मेशन ब्रोशर के हिसाब से ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर फीस देनी होगी, ठीक। अब उसके बाद आता है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, एग्जाम बोला है टेंटेटिव, लगभग इस तारीख तक हो सकता है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 तक ये एग्जाम जो है वो आपका कराया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर है रिजल्ट कब तक आ जाएगा फिर। तो रिजल्ट आपका फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर तक आ सकता है। टेंटेटिव वर्ड यूज किया गया है। इंटरव्यू, अब रिटन एग्जाम के बाद नेक्स्ट होगा आपका इंटरव्यू, जिसमें कि अगर आप देखोगे इसका रिजल्ट आपका इंटरव्यू कब होता है, लगभग फर्स्ट वीक से लेके थर्ड वीक ऑफ नवंबर के बीच में आपका इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ पैनल, अभी ये क्या है मैं बताऊंगी, यानी कि रिजल्ट्स कब अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 24 नवंबर तक लगभग आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और काउंसलिंग के लिए 29 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। तो सितंबर से लेके नवंबर तक बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए लाइंड अप हैं। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा, फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी और फिर कहीं जाकर ये पूरा आप पढ़ा पाएंगे, आपका एनरोलमेंट होगा, ठीक है। अब फीस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप 9th और 10th को पढ़ाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट है, तो 500 रुपए, और अगर आप शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 200 रुपए, ठीक है। पर याद रखिएगा, कोई भी रिजर्व कैंडिडेट रिजर्व तभी माना जाएगा अगर वो वेस्ट बंगाल से है। अगर वो बाहर से कहीं से है वो जर्नल ही माना जाएगा, ठीक है। तो वो फीस भी जर्नल वाली ही देगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो 11th और 12th को पढ़ाना चाहते हैं, अगेन अगर आप जर्नल या ओबीसी से हैं तो आप 500 रुपए देंगे और अगर एससी एसटी से हैं तो आप 200 रुपए यहाँ पर स्टूडेंट्स फिल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? अगर आप देखेंगे एग्जाम से लगभग बोला गया है 7 दिन पहले, ऐसा बोला गया है कि कोशिश करेंगे कि एग्जाम से लगभग 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जहां हमने ये समझा कि कौन कौन से लोग दे सकते हैं, कितनी फीस देनी है, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी भर्ती निकली है। अब बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम है वो कैसा है और क्या क्या होगा। तो रिटन एग्जाम को मोटा मोटा हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम
60 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई, आपने इससे पहले कहीं जॉब की है, आपका रिसर्च फील्ड कैसा है, उसके बेसिस पर आपको 20 मार्क्स, ठीक है। और इंटरव्यू और डेमो के बेसिस पर 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे अगर आप देखोगे, आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो 100 मार्क्स की होगी, यानी रिटन 60 का। एकेडमिक में भी अभी ये जो 20 है ना, ये 10-10 में टूटेगा। कैसे टूटेगा मैं बताती हूँ। और इंटरव्यू और डेमो भी यहाँ पर 10-10 में टूटेगा। 10 का इंटरव्यू, 10 मार्क्स का आपका डेमो, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चल, अब देखते हैं यहाँ पर कि रिटन के अलावा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, वो दो हिस्सों में है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स की है। 10 मार्क्स में बोला गया है कि अगर आपके 60% और उससे ऊपर आए हैं तो आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे। अगर आपके लेट्स से ग्रेजुएशन में, अगर आप 9वीं 10वीं को पढ़ाने वाले हो तो मिनिमम डिग्री ग्रेजुएशन है, या बहुत ऊंची होगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर 11 12 को पढ़ाने वाले हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं तो बीए बीएड और बीएससी बीएड, है ना। तो अगर उसमें आपके 60% एंड अबव है तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 60 से 50% के बीच में आए हैं तो 8 मार्क्स। और अगर 50% से नीचे मार्क्स आए हैं तो आपको 10 में से सिर्फ 6 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। लाइकवाइज बोला गया है कि पहले क्या आपने कहीं पढ़ाया है, इस बात के 10 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। आपके हर साल, मान लीजिए किसी ने 2 साल पढ़ाया है, ठीक है, तो हर साल के 2 मार्क्स, यानी अगर आपको ये 10 मार्क्स चाहिए तो आपको लगभग 5 साल आपने पढ़ाया होगा। हर साल के 2 मार्क्स, है ना। तो 2 मार्क्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंटू 1 ईयर, ठीक है। तो अगर 2 इंटू 5 कर दूंगी तो 10 मार्क्स मुझे मिलेंगे। तो जिसने 5 साल तक पढ़ाया होगा उसको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 2 साल पढ़ाया है तो 4 मार्क्स, 3 साल पढ़ाया है तो 6 मार्क्स। लास्ट में आपका है ओरल इंटरव्यू, जो आप डेमो दोगे वहां पर, राइट। आपका ओरल इंटरव्यू 10 मार्क्स का, और डेमो जिसमें आप पढ़ा के दिखाओगे वो हो गया आपका 10 मार्क्स का। और टोटल आपका यहाँ पर जो हो जाता है 100 मार्क्स की पूरी मेरिट लिस्ट बन के आएगी कि 100 में से आपके यहाँ पर बच्चों कितने आए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है मैनर ऑफ सिलेक्शन, कि भाई पूरी प्रतिक्रिया की कैसे जाएगी। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि जो पेपर जिस भाषा में आएगा, या तो वो इंग्लिश होगी या बंगाली, ठीक है। पर अगर कोई लैंग्वेज पेपर है, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक भाषा का है, तो उसी भाषा में आएगा। जो संस्कृत वाला पेपर है वो भी बंगाली में ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आप किसी एक मीडियम में ही ये पेपर भर सकते हो, या तो इंग्लिश में भरोगे या बंगाली में आप पेपर भरोगे, ठीक है। पर पेपर आप इंग्लिश या बंगाली में ही बनेंगे, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर जो आपके स्पेसिफिक होते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ पैनल क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। अब एग्जाम होने के बाद बच्चों बनेगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट ये जो बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑनलाइन डाल देगी कि भाई इतने इतने लोगों ने इसको क्लियर करा है। इसी मेरिट लिस्ट में अगर आप देखोगे, एज वाइज डालेगी, जेंडर वाइज भी डालेगी इसको, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट वाइज भी डालेगी। इस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने करा, मेल या फीमेल ने करा, इतनी एज वालों में से कितने ने करा, इस तरीके से लिस्ट डाली जाएगी। जब ये पूरी लिस्ट आपकी ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगी तो इसे मैच किया जाएगा वैकेंसी से, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में मैं कह रही हूँ 300 लोग हैं, ठीक है। और मेरी वैकेंसी है यहाँ पर 324 लोगों की, तो यानी और 24 लोग इसमें ऐड किए जाएंगे, राइट। और 324 की ही मेरिट लिस्ट है और 324 की ही मेरी यहाँ पर वैकेंसी है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ठीक है, इसमें से कुछ और वैकेंसी बढ़ा दी गई अपर प्राइमरी के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी को पढ़ाने के लिए भी यहीं से शिक्षक ले सकती है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने कहा कि भाई मेरिट लिस्ट में से 500 लोगों ने क्लियर करा,
तो शुरू के 324 लोग पहले वैकेंसी भरेंगे 9th और 10th की या 11th और 12th की। ठीक है? जैसे मैं अभी 9th और 12th की बात कर रही हूँ, तो 9th और 10th में 500 में से 324 यहाँ चले जाएँगे। अब जो बचे हुए लोग होंगे, वो किसमें कंसिडर किए जाएँगे? अपर प्राइमरी लेवल में, यानी 6 टू 8 पढ़ाने के लिए, वो भी यहीं से लिए जाएँगे। और एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी स्टूडेंट्स। वेटिंग लिस्ट में आपको देखते रहना होगा कि अगर कोई शिक्षक सेलेक्ट नहीं हुआ या अपीयर नहीं हो पाया, तो फिर आपका लिस्ट में ऊपर नाम आ जाएगा और आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए वहां पर जा सकते हो। सो आई होप ये बात समझ में आ गई कि ये पैनल हमारा कैसे चलने वाला है, ठीक है? कैसे क्या-क्या होगा। तो आपने एग्ज़ाम दिया, मेरिट लिस्ट निकली, मेरिट लिस्ट में अगर 1000 लोगों ने करा है, वैकेंसी सिर्फ 300 की है, तो 1000 में जो पहले 300 हैं वो बुलाए जाएँगे। बचे हुए अगर अपर प्राइमरी लेवल को पढ़ाने के लिए, यानी 6 से 8वीं को पढ़ाने के लिए ज़रूरत होगी, तो बचे हुए यहाँ से फिर लिए जाएँगे, वो वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, वैलिडिटी, उन्होंने बोला जिस दिन से आपकी काउंसलिंग शुरू हुई है, वहां से लेके 1 साल तक ये लिस्ट माननीय मानी जाएगी। मान लीजिए अभी आपका नंबर नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में भी है आप, पर अभी आपका नंबर नहीं आया, 6 महीने ही हुए हैं, किसी ने छोड़ दिया, किसी को निकाल दिया, या कोई भी अनफॉर्चुनेट आपका इवेंट हो गया, तो आपका नंबर लग गया, तो 1 साल तक वो वेटिंग लिस्ट जो है वो वैलिड है, माननीय है। अगर आपका नंबर उसमें अगला होगा, तो आप बिल्कुल बुलाए जाएँगे काउंसलिंग के लिए। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है? उसके बाद बोला गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन्होंने बोला कि 9th और 10th को या 11th और 12th को पढ़ाने के लिए मान लीजिए आपको टीचर सेलेक्ट किया गया और आपने पेपर का मीडियम बंगाली रखा है या इंग्लिश है या हिंदी है या नेपाली है, आप किस उसमें पढ़ाने वाले हो बच्चों को। याद करो, मैंने बताया था हर सब्जेक्ट में भी, बंगाली में भी है कि टीचर बंगाली में पढ़ाएगा या हिंदी में पढ़ाएगा या उड़िया में पढ़ाएगा या संथली में या तेलुगु में या उर्दू में। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट से पास हुआ हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, आपने हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था और आपने पास करा है। अगर आप उर्दू में पढ़ाएँगे तो आपको पता होना चाहिए मैंने उर्दू का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं पास हूँ और मैं वैलिड हूँ उर्दू में पढ़ाने के लिए। सो आई होप ये वाला पॉइंट हर किसी को समझ में आ गया है, ठीक है? आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पास किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप बच्चों को 9th या 10th में पढ़ाने वाले हो या 11th या 12th में पढ़ाने वाले हो। ठीक है? सो ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ बात करते हैं सिलेबस की। अब हम आ गए अपने आखिरी चरण पे, सिलेबस। देखिए, सिलेबस काफ़ी बड़ा है अगर मैं बात बताऊँ, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी भी है, ज़ूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, प्लांट बायोटेक भी है, थोड़ी-सी बायोकेमिस्ट्री भी डाली हुई है, इकोलॉजी भी डाली हुई है ना? आपका फिजियोलॉजी भी काफ़ी सारी भर के डाली हुई है। तो सिलेबस से रिलेटेड मैं जल्दी ही एक और सेशन लेकर आऊँगी कि कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, हमें किसे किस पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, किससे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। बट आई होप कि ये सेशन आपको बहुत काम में आएगा, और कोई भी क्वेरी है तो इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स डाल दीजिए, मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, ताकि मैं आपकी पूरी-पूरी सहायता कर पाऊँ, आगे आपका फॉर्म भरने में या आपकी कोई भी दुविधा दूर करने में, राइट? तो स्टूडेंट्स जल्दी ही मिलेंगे क्लासेस के साथ, राइट? और कोई भी क्वेरी हो तो बिना झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हार्ड वर्क करते रहिए। मैं हूँ नीलोफर करीम, राइट? जो अब से आपकी टीजीटी, पीजीटी क्लासेस में दिखाई दूँगी, आपको तैयारी करवाने के लिए वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन के लिए।